नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान। बीकॉम पार्ट 1 EFM पेपर वेस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स है। उसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस करा था। आज इस वीडियो में मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की कीमत लोच है उसको मापने की जो विभिन्न विधियां हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले आता है परसेंटेज मेथड या प्रतिशत विधि। हालांकि इनिशियल वीडियो में हम लोगों ने इसके परसेंटेज वाला फॉर्मूला देखा था, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। उस केस में EP इज इक्वल्स टू EP, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जिस किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के रेफरेंस में इलास्टिसिटी कैलकुलेट करी जा रही है, उसकी प्राइस और उसकी डिमांड है, उसके चेंजेस के अकॉर्डिंग प्राइस इलास्टिसिटी है वो कैलकुलेट करी जाती है। हालांकि आर्क मेथड के लिए यहाँ पे कुछ डेटा है, उन्हीं के बेसिस पे इसमें कैलकुलेट करके देखते हैं और फिर आर्क मेथड से कैलकुलेट करके देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस आता है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्वांटिटी डिमांडेड है उसका चेंज देखना है। इनिशियल क्वांटिटी Q1 था वो 10 था, फिर इसमें जो चेंज आता है Q2 ये बढ़ करके 12 हो जाता है। हालांकि यहाँ पे प्लस माइनस के जो साइन है उनको अपने को इग्नोर करना होता है। अब इंक्रीज इसमें कितने का आया? 2 का। इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो 2/10 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा? 20% डिमांड है वो इंक्रीज हुई है। अब ऐसे ही प्राइस का परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है। इनिशियल प्राइस है वो ₹8 थी, अभी डिक्रीज होकर ₹6 हो गई। इसमें जो चेंज आ रहा है वो 2 का है और इसका बेस कितना है? 8, यानी P1 या इसे P0 भी बोला जाता है। 2/8 मल्टीप्लाई बाय 100। इसे आप फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो ये 25% आएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? डेटा है वो आप इस फॉर्मूले में रखेंगे 20/25 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज में अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस केस में ये आएगा 80%। 80% मीन्स 0.8, तो EP क्या हुआ? लेस देन 1, यानी 0.8 है वो 1 से कम है, तो इस केस में 0.8 इसमें प्राइस इलास्टिसिटी आता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया, प्राइस में कितना परसेंट चेंज आया वो दोनों कैलकुलेट कर दिया। डिमांड में चेंज आया उसको डिवाइड करना है प्राइसेस में जो होने वाले चेंज होते हैं उनसे, फिर उससे जो आपका आंसर आता है उसी से डिसाइड करा जाता है कि ये EP ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है या EP इज इक्वल्स टू 1 है। इसमें 0.8 आ रहा है तो डेफिनेटली ये लेस देन 1 होता है। फिर उसके बाद में सेकंड मेथड है टोटल आउटले मेथड, कुल व्यय विधि। आउटले या इसे टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल एक्सपेंसेस मेथड भी बोल दिया जाता है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल है, उन्होंने इस मेथड को प्रपाउंड करा था। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है वो ओनली 3 टाइप्स की हो सकती है। एक तो EP ग्रेटर देन 1, यानी अत्यधिक लोचदार मांग जिसे हाईली इलास्टिक डिमांड बोला जाता है। दूसरा EP इज इक्वल्स टू 1 हो सकता है जिसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड या इलास्टिक डिमांड बोला जाता है। और तीसरा EP लेस देन 1 जिसे आपका लेस इलास्टिक डिमांड या फिर इकाई से कम लोचदार मांग उसको बोला जा सकता है। अब मैंने इसमें कुछ इमेजिनरी डेटा लिए हैं। प्राइसेज है वो तीनों ही केस में आपकी यही रहेंगी, 10 रुपीज, 8 रुपीज एंड 6 रुपीज। अब देखना इसमें यह कि एक्सपेंडिचर आपका टोटल इंक्रीज होता है, कांस्टेंट रहता है या डिक्रीज होता है। मान लीजिए ये फेज 1 है, इस फेज 1 में 10, 8 और 6 के अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड इमेजिनरी डेटा लिए हैं। मान लीजिए प्राइस 10 है, उस केस में उसकी टोटल क्वांटिटी है वो 100 यूनिट्स है वो डिमांड करी जाती है। प्राइस डिक्रीज होकर 8 होता है तो क्वांटिटी 140 हो जाती है, और प्राइस डिक्रीज होकर 6 होता है तो उस केस में क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होकर 200 यूनिट्स हो जाता है।
अब प्राइस और यूनिट्स क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इस केस में देखेंगे पहले 1000, फिर 1120, फिर 1200 आता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में है, बढ़ते हुए क्रम में है। तो इसे क्या बोला जाएगा, ईपी ग्रेटर देन 1, यानी प्राइस में जो चेंज आते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस आपको टोटल आउटले वो इंक्रीमेंटल ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिलता है। फिर सेकंड में प्राइस है, सेकंड फेज में वो प्राइसेस तो सेम रखी है बट क्वांटिटी है उसको चेंज करा है। जब 10 रुपीज प्राइस है, 100 यूनिट्स डिमांड करी जाती है और 1000 का टोटल एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस डिक्रीज होकर 8 होती है, क्वांटिटी डिमांडेड 125 हो जाता है और उस केस में टोटल आउटले एक्सपेंडिचर 1000 ही रहता है। और थर्ड केस में प्राइस 6 होती है तो 166.67 क्वांटिटी डिमांड करी जाती है, उसके अकॉर्डिंग टोटल एक्सपेंडिचर है वो 1000 है, यानी एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है, उसमें चेंजेस है वो नहीं आ रहे। जब परिवर्तन नहीं हो रहे हैं तो इसे EP इज इक्वल्स टू 1 बोला जाता है। और EP इज इक्वल्स टू 1 का क्या मीनिंग होता है कि ये नॉर्मल कमोडिटी यानी कंफर्ट गुड्स हैं, प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है थोड़ी बहुत। और EP ग्रेटर देन 1 होने का क्या मीनिंग आता है कि ये हाईली इलास्टिक, और हाईली इलास्टिक कौन सी कमोडिटीज होती है, ऐसी कमोडिटीज जो लग्जरियस होती हैं, उन कमोडिटीज की इलास्टिसिटी है वो हाईली इलास्टिक डिमांड होती है। और थर्ड फेज है वो उसमें कुछ डेटा में चेंज करे हैं, प्राइस है वो अनचेंज्ड 10, 8 एंड 6 है। अब उसके अकॉर्डिंग 100 यूनिट्स, 90 और 80 यूनिट्स की डिमांड होती है। टोटल एक्सपेंडिचर है वो 1720 और 480 आ रहा है, तो ये एक्सपेंडिचर है वो डिमिनिशिंग फॉर्म में गिरते हुए क्रम में है, इसीलिए इनकी EP है वो लेस देन 1 हो जाती है। यानी ये जनरली नेसेसरी आइटम्स होते हैं जिनके अपने जीवन में आवश्यकता होती है, जिनके जरूरी होता है अपनी लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए, वो कमोडिटीज हैं। तो उस केस में बहुत ज्यादा डिमांड है वो इंक्रीज नहीं होती है, प्राइस डिक्रीज होने पर भी और प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है तब भी डिमांड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होती है। तो 3 टाइप की इलास्टिसिटी है वो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बताई है। फिर उसके बाद में थर्ड मेथड आता है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, बिंदु लोच विधि। इसमें क्या होता है, डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी है वो कैलकुलेट करी जाती है। फॉर एग्जांपल ये कोई डायग्राम है, इसके वाई एक्सिस पर प्राइस आएंगी और एक्स एक्सिस पर यूनिट्स आती हैं। मान लीजिए इसमें कोई ये डिमांड कर्व है D एंड D। अब इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं यहां पर टोटल 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा हूं। मान लीजिए 4 इक्वल पार्ट हैं, हालांकि किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, पॉइंट यहां पर भी हो सकता है, पॉइंट यहां पर भी हो सकता है। तो अब इसके टोटल 5 पॉइंट्स हो गए, ये A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट एंड E पॉइंट। अब ये पॉइंट से मान लीजिए इन सबका मेजरमेंट है वो 1.4 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 2.8, यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 4.2, फिर टोटल आएगा वो आएगा 5.6। 4 पार्ट में डिवाइड करा है, इक्वल पार्ट में 1.4, 2.8, 4.2 एंड 5.6। फिर इसका फॉर्मूला आता है EP इज इक्वल्स टू लोअर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइड बाय अपर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व। यानी कैलकुलेशन करने का तरीका ये रहेगा, लोअर पार्ट में अपर पार्ट से डिवाइड करा जाता है। अब इस केस में मान लीजिए आपका ये वाला पॉइंट है और इस पॉइंट पर लोअर पार्ट है वो तो हो जाता है 0। EP एट A पॉइंट अगर कैलकुलेट करें, ये पार्ट हो गया 0 क्योंकि इससे नीचे जा रहा है, इससे सारा कुछ ऊपर है, तो 0 को डिवाइड करना है 5.6 जो इसकी टोटल लेंथ है, इससे डिवाइड करा, 0 में किसी से भी डिवाइड करते हैं 0 ही आंसर आता है। तो EP क्या हो जाएगा यहाँ पर 0।
सेकंड मान लीजिए आप बी पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बी पॉइंट पर इसके लोअर पार्ट की लेंथ है वो 1.4 सेंटीमीटर है। हालांकि किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, मैंने कैलकुलेशन इजी करने के पर्पज से ऐसा रखा है। तो ईपी बी पॉइंट पर आप कैलकुलेट करेंगे, लोअर पार्ट कितना हो गया 1.4, अपर पार्ट इसका कितना रह जाएगा 4.2, क्योंकि टोटल लेंथ इसकी 5.6 है, उसमें से 1.4 निकाल देंगे तो अपर पार्ट है वो रह जाता है ई टू बी पॉइंट तक, वो 4.2 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा 0.33, तो ईपी कितना हो जाएगा लेस देन 1। मान लीजिए आप सी पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस केस में लोअर पार्ट की लेंथ 2.8 है एंड अपर पार्ट की लेंथ है वो भी 2.8 है, तो उस केस में 2.8 डिवाइड बाय 2.8 करते हैं तो वो EP इज इक्वल्स टू 1 आएगा। ऐसे इसकी कैलकुलेशन करी जाती है। तो इस पॉइंट पर EP इज इक्वल्स टू 0 होता है अगर आपने इक्वल पार्ट में डिवाइड करे हैं। इस पॉइंट पे EP लेस देन 1 होगा, C पॉइंट पर EP इज इक्वल्स टू 1 होगा, D पॉइंट पर EP ग्रेटर देन 1 होगा और इस पॉइंट पर EP इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें लोअर पार्ट है वो तो 5.6 का है एंड अपर पार्ट 0 है, तो किसी भी संख्या में 0 से आप डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर है वो इनफाइनाइट आता है। तो ये किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करा जाता है, बट डिमांड कर्व है उसके लोअर पार्ट को कैलकुलेट करना है एंड अपर पार्ट को कैलकुलेट करना है, फिर लोअर पार्ट पे अपर पार्ट से डिवाइड करना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो इसमें मेथड है वो आता है आर्क मेथड। सीए फाउंडेशन और इन सब में जो कैलकुलेशन ज्यादातर आती है वो इसी मेथड से करी जाती है, और इसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला बता देता हूं आपको। ईपी का फॉर्मूला Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2 डिवाइड बाय P1 माइनस P2, ये फॉर्मूला इसका होता है। Q1 इनिशियल क्वांटिटी, Q2 लेटेस्ट जो अपडेटेड क्वांटिटी होती है, ऐसे ही P1 इनिशियल प्राइस और P2 चेंज्ड प्राइस हो जाती है। अब यही क्वेश्चन मैंने उसमें कैलकुलेट करा था, तब अपने आंसर आए थे 0.8। इसमें और कैलकुलेट करके देखते हैं। इनिशियल क्वांटिटी है वो 10 है और चेंज्ड क्वांटिटी है वो 12 है, 10 प्लस 12। फिर इनिशियल प्राइस है वो 8 है, न्यू प्राइस है वो 6 है और 8 माइनस 6। आप इसे फर्दर सोल्व करेंगे, इसका आंसर -2 डिवाइड बाई 22 और ये आता है 14 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे फिर से अपने को ये देखना है कि ये साइन है, इनका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। फर्दर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये 7 डिवाइड बाई 11 आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, EP लेस देन 1। वहां पर 0.8 आ रहा था, बट यहाँ पर आंसर है वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं और ये फॉर्मूले की वजह से होते हैं। तो ज्यादा बेटर कैलकुलेशन या बड़ी कैलकुलेशन आती है वो हमेशा आर्क मेथड से करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में 4 मेथड जो मेजर करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, अगेन रिपीट कर देता हूं। परसेंटेज मेथड जो इनिशियल लेवल पर भी देखा था और ये वाला फॉर्मूला आज भी बताया है। सेकंड टोटल आउटले मेथड है जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने प्रपाउंड करा था। 3 टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इसमें हो सकती है, ग्रेटर देन 1 इज इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन 1, यानी हाईली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक और लेस इलास्टिक। फिर उसके बाद में आता है पॉइंट मेथड, जिसमें किसी भी डिमांड कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलास्टिसिटी मेजर करी जाती है। तो लोअर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइड बाय अपर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व करके इसकी कैलकुलेशन करी जाती है। और लास्ट आर्क मेथड है, उस मेथड में इस वाले फॉर्मूले से इलास्टिसिटी है वो कैलकुलेट करी जाती है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, मेथड आपको स्पेसिफाइड नहीं है, तो ज्यादा बेटर होता है कि आप आर्क मेथड से इसे कैलकुलेट करें। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके जो डिफरेंट इम्प्लीकेशंस आते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।